नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। पूरी दुनिया आज 2020 का पहला सूर्य ग्रहण देख रही है। 900 साल बाद आज आसमान में ऐसा अद्भुत अलौकिक नजारा दिख रहा है जब सूरज को चांद ने घेर लिया है और दिन में ही रात हो गई। करीब 6 घंटे का यह सूर्य ग्रहण इस पूरी सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है। सूर्य ग्रहण को लेकर धर्म और साइंस का नजरिया बिल्कुल अलग है। ग्रहण को लेकर आस्था क्या कहती है, विज्ञान की क्या तर्क हैं, कौन सही है कौन गलत है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी मौजूद हैं और वैज्ञानिक भी, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्रहण के बाद आज आसमान में कैसा दिखा रिंग ऑफ फायर। देश दुनिया से आई सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें आप भी देखिए, क्योंकि न जाने कब अब ऐसा संयोग दोबारा देखने को मिले। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना खूबसूरत नजारा है जब ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगूठी है, सोने की अंगूठी, लेकिन दरअसल इस चांद ने पूरी तरीके से सूरज को ढक लिया है। लेकिन जो पोजीशनिंग है उसकी वजह से सूरज का किनारा देख रहे हैं आप, ये जो चमकता सुनहरा रंग देख रहे हैं, ये सूरज का चमकता हुआ किनारा आप देख रहे हैं। जो पूरा काला हिस्सा है वो चांद है दरअसल, और उस चांद की वजह से सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आ नहीं रही, इसलिए हमें वो हिस्सा ढका हुआ दिख रहा है। और रिंग ऑफ फायर जिसको हम कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे आग का गोला हो, उसका रिंग बना हुआ हो, वो तस्वीर निकल कर आ रही है। कितनी खूबसूरत तस्वीर। ये भारत के कुरुक्षेत्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे सुनहरी अंगूठी देख रहे हो आप। ये सूर्य ग्रहण की सबसे खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जहां पर पूरा सूरज जो है वो लगभग ढक चुका है, सिर्फ एक गोलाकार आकृति दिख रही है सुनहरे रंग की। और यह तब है जब अब सूर्य ग्रहण खत्म होने वाला है। अब धीरे धीरे यहां से सूर्य ग्रहण खत्म होगा। कई जगहों पर 1:45, कई जगहों पर 1:40, कई जगहों पर 2 बजे तक जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे यह क्या होगा कि चांद जो है वो सूरज और पृथ्वी के बिल्कुल बीच में जैसे अभी है, उससे धीरे धीरे वो अपनी धुरी पर घूमता हुआ आगे बढ़ने लगेगा और उससे फिर से आपको सूरज दिखने लगेगा। और यह तस्वीर हो भी रही है। अबू धाबी में देखिए, काठमांडू में देखिए, लखनऊ में देखिए। अबू धाबी में सूर्य ग्रहण लगभग खत्म होने पर है। अब सूरज पूरा होने वाला है। बस ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक नींबू है और उसके नींबू के ऊपरी हिस्से को किसी ने काट कर छोड़ दिया है। काठमांडू में आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। सुनहरा सूरज दिख रहा है, लेकिन जैसे किसी ने उसे आधा काट दिया हो और चांद बनाने की कोशिश की हो। और लखनऊ में आप देखिए, लखनऊ की तस्वीर, जहां पर कैसे चांद जो है वो सूरज को ढक रहा है, वो दिख रहा है। आप जो पूरा काला हिस्सा देख रहे हैं वो चांद है, नीचे सुनहरा हिस्सा जो देख रहे हैं वो सूरज है। और कुरुक्षेत्र की तस्वीर सबसे खूबसूरत, जहां पर रिंग ऑफ फायर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सुनहरी अंगूठी कहते हैं, वो नजर आ रही है। यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण तो नहीं है कि जिसमें पूरा सूरज ढक जाए, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का पूर्ण रूप आप देख पा रहे हैं कि जितना सूरज ढक सकता था उतना ढक गया है। यह बेहद खूबसूरत तस्वीर कुरुक्षेत्र से आती हुई देहरादून में देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। जैसे किसी के आंख की पुतली हो और बीच में काला हिस्सा और बाहर जो है वो सफेद हिस्सा दिखता है, वैसे किसी की आंख दिख रही हो, वैसा लग रहा है। लखनऊ में देखिए ऐसा नहीं सूरज हरा हो गया है, वो अलग अलग रंग के इफेक्ट आपको इसलिए दिख रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन बता रहे थे कि कई बार कैमरे का वाइट बैलेंस नहीं होता या उसके आगे जो है वो ऐसी फिल्म लगी होती है, तो ये मत सोचिएगा कि सूरज कहीं हरा पीला नीला दिख रहा है, ये क्यों हो रहा है। ये सूरज जैसा था वैसे ही है, उसके आगे जो फिल्म लगी है उसकी वजह से ये इफेक्ट्स आ रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे जम्मू में ऐसा लग रहा है जैसे सूरज नाराज हो कि मुझे ढकने की हिम्मत कैसे दिखाई उस चांद ने जो मेरी रोशनी से चमकता है, दमकता है, इसलिए वो लाल हो गया। अगर आप पटना में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज जो है वो तिरंगे के हरे रंग को लेकर भारतीयता में डूब जाना चाहता हो। मुंबई में भी कमोवेश वैसी ही तस्वीर है। सुबह 10:50 पर जयपुर में सूरज ऐसा दिख रहा था जैसे कोई आसमान में से कोई एक आंख हो और वो देख रही हो। सुबह 11:20 पर देहरादून में देखिए जैसे चांद जो है वो हल्के नारंगी रंग का हो गया हो। फिर धीरे धीरे आप देखिए बढ़ते बढ़ते देश के अलग अलग हिस्सों में कैसी तस्वीरें हैं। 12:05 पर गांधीनगर में देखिए बिल्कुल सूरज को जैसे चांद ने ढक लिया हो। और दिल्ली में देखिए, देश की राजधानी है लेकिन सबसे ज्यादा नखरे यहीं पर सूरज ने दिखाए और चांद जो है वो ऐसा लगा जैसे सूरज को ढक ना पाया। इसलिए दिल्ली के लोग निराश ना हो, भले यहां पर बादल है, सूरज ढका हुआ नहीं दिख रहा, सूर्य ग्रहण का असर उतना नहीं दिख रहा,
लेकिन आप मुंबई को देख सकते हैं, आप गांधीनगर को देख सकते हैं, देहरादून को देख सकते हैं, जयपुर, जम्मू की खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं। थोड़ी आहें भर सकते हैं कि काश यहां भी ऐसा होता तो हमने भी देखा होता, लेकिन हालांकि नंगी आंखों से न देखें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप देख रहे हैं तो किसी प्रोटेक्शन के साथ देखिए, और देखते देखते भी ये बात ध्यान रखिए कि ये सूर्य ग्रहण कहता क्या है। अब सूर्य ग्रहण कहता क्या है, इसके भी अलग अलग रूप हैं। साइंटिस्ट कुछ और कहते हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं वो कुछ और कहते हैं, और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। आचार्य इंदु प्रकाश ज्योतिषाचार्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साइंटिस्ट रिंटू नाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर अमरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, वास्तुशास्त्री। रिंटू जी, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। ये जो पूरी घटना हम देख रहे हैं उसे हमने ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र के हिसाब से समझा, लेकिन विज्ञान इसको कैसे देखता है और क्या मानता है? विज्ञान के हिसाब से सूर्य ग्रहण हो या जो चंद्र ग्रहण हो, इसमें एक साइंटिफिक रीजन है, और ये नेचुरल फिनोमेना है। एवरी ईयर सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है। तो इसमें जब तो अर्थ जो है, जो सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाते हैं तब ये सूर्य ग्रहण दिखते हैं, और जब मून और सन के बीच में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण दिखते हैं। तो ये नेचुरल फिनोमेना है, हर साल होता है, और एक साल में मिनिमम 2 सूर्य ग्रहण होता है और मैक्सिमम 5 सूर्य ग्रहण हो सकता है। और टोटल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसमें साइंटिफिक रीज़न है, इट इज़ वेल नोन फैक्ट। तो इसके साथ कोई मिथ या और कोई रीज़न बताना बिल्कुल उचित नहीं होगा। और ये जो एनुलर सोलर इक्लिप्स जो अभी आज देख रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट 2023 में आएगा, ये इंडिया से नहीं दिखेगा, फिर इंडिया से दिखेगा 2031 में। और इसका रीज़न ये है कि कुछ जगह से ही टोटल सोलर इक्लिप्स दिखते हैं, कुछ जगह से एनुलर सोलर इक्लिप्स दिखते हैं। वो डिपेंड करते हैं पोजीशन कहाँ है। जैसे इस टाइम जो एनुलर सोलर इक्लिप्स दिख रहा है, वो जो चाँद जो है वो और थोड़ा पास होता तो वो टोटल सोलर इक्लिप्स दिखता। क्योंकि थोड़ा सा दूर है तो जो मून की जो टोटल डायमीटर जो है वो सन का डायमीटर को कवर नहीं कर पाते, तो इसीलिए साइड से दिखते हैं, जिसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो ये साइंटिफिक है, इसके एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सरल है, और इसमें से ना समझने के कोई बात नहीं है। सबको ये चीज़ समझना चाहिए, बाहर आके प्रोटेक्टिव गियर लगा के उसको देखना भी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ निमिष कपूर भी जुड़ गए हैं, साइंटिस्ट हैं। शैलेश तिवारी ज्योतिषाचार्य भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। निमिष जी, जो वैज्ञानिक पक्ष है वो साइंटिस्ट रिंटू नाथ जी ने बहुत कुछ समझा दिया। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इसके 2 पहलू हैं, एक ज्योतिषाचार्य कुछ कहते हैं और एक वैज्ञानिक कुछ कहते हैं। और जो ज्योतिष पक्ष कहता है वो ये कहता है कि इस सूर्य ग्रहण के बहुत व्यापक असर हैं, हर जिंदगी पर असर है, हर देश पर असर है। आप जो है क्या ऐसा कुछ असर देखते हैं, मानते हैं साइंस इसका कोई प्रभाव देखता है किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर? सुशांत जी, मैं आपको बता दूं कि 499 ईस्वी में हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने यह बता दिया था कि सूरज के सामने जब चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और ये 499 ईस्वी की बात को हम आगे लेके चलें, और उसके बाद तमाम सारे प्रयोग हुए हैं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मिल रही है सर। और 18 अगस्त 1868 1868 में एक फ्रांसीसी खगोलविद थे यानसेन, वो भारत के गुंटूर आए थे यहाँ पर सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखने के लिए। और उन्होंने एक स्पेक्ट्रोस्कोप बनाया था जिसमें उनको एक पीली रेखा, स्पेक्ट्रम जो एक प्रिज्म से काम करता था, उसमें उनको एक अद्भुत पीली रेखा दिखाई दी। और उसको पहले तो सोडियम माना गया कि कुछ सोडियम की किरण होगी या सोडियम होगा। उसके बाद उसकी व्याख्या हीलियम के तौर पे हुई। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि सूर्य ग्रहण का बहुत व्यापक और बहुत बड़ा इतिहास है इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में। और हीलियम की खोज भी फ्रांसीसी खगोलविद ने गुंटूर में आंध्र प्रदेश में आके की थी 18 अगस्त 1868 के सूर्य ग्रहण के दौरान।
और आर्यभट्ट ने, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 499 ईस्वी में ये बता दिया था कि ग्रहण होता कैसे है, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या कर दी थी। तो हम जिस वैज्ञानिक विरासत में अपने देश में बात करते हैं, उस जगह पर अगर हम ज्योतिष को एक विषय के रूप में देखें तो मुझे उस विषय का क्योंकि ज्ञान नहीं है, तो मैं विज्ञान को जानता हूं, और जो भी हमारे ज्योतिषी जो गणना करते हैं, हमारे ज्योतिषाचार्य, उनसे निवेदन है कि अगर वो जो भी गणनाएं हैं उनको अगर वो प्रॉपर साइंटिफिक जो मेथोडोलॉजी होती है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक परीक्षण जो है किसी मेथड के आधार पर किया जाता है, तो उसमें अगर वो करके देखेंगे तो जो है वो उनका तथ्य और उनका शोध और उनका जो परिणाम है वो ज्यादा अच्छा तरीके से। देखिए, हमारी कोशिश आज ये है कि जब हम सूर्य ग्रहण पर चर्चा कर रहे हैं तो इसको लेकर जो लोगों के दिमाग में भ्रम है वो ग्रहण भी खत्म होना चाहिए, और इसीलिए हमने आपको भी बुलाया, वैज्ञानिकों को भी, और हमने ज्योतिषाचार्यों को भी बुलाया। अभी एक मिनट और दे दीजिए मुझे। हाँ ठीक है, बोल लीजिए। ये जो आपने मुझसे सवाल किया कि मैंने इसलिए आपको उसका वैज्ञानिक पहलू भी बता दिया कि हमारी जो वैज्ञानिक विरासत है देश में, और तमाम सारे प्रयोग हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपने पूछा कि आम लोगों में जो धारणा है और जो हमारे ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि इस राशि पर ये प्रभाव पड़ेगा, तो मैं उससे वास्ता नहीं रखता, क्योंकि ऐसा कुछ भी है नहीं, और ये सदियों से हम मानते आ रहे हैं। जब हमें विज्ञान की जानकारी कम थी, या हमारे पास विज्ञान की जानकारी केवल क्यों की थी, कैसे की नहीं थी, पहले जब ये सवाल किया जाता था कि दिन और रात क्यों होते हैं, तो हमें जवाब मिलता था कि ये दिन और रात जो है वो परमात्मा या ईश्वर अल्लाह दिन और रात करते हैं। हमने जब सवाल किया कि दिन और रात कैसे होते हैं, जब हमने कैसे पे स्ट्रेस दिया, कैसे का सवाल किया, तो हमको जवाब मिला कि ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज के सामने की परिक्रमा करती है, और जब सूर्य के सामने होती है तो दिन होता है, जब नहीं होती है तो रात होती है। तो जब हम क्यों और कैसे का सवाल करते हैं कि हम जब खाना खाने की बात होती है तो हम ये सवाल करें अपने आप से, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि हर देशवासी का ये नैतिक जिम्मेदारी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे संविधान के मुताबिक कि हम साइंटिफिक टेम्पर अपनाएं, हम सवाल जवाब पूछें, तर्क को अपनाएं, मानवतावाद को अपनाएं। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 51A(h) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो हम कैसे ये माने कि ये ग्रहण के समय हम खाना नहीं खाएं, हम घर से ना निकलें? अरे हम बिल्कुल निकलें। हम ठीक है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, आप अपनी छत पे जाएं, बालकनी में जाएं और इस ग्रहण का आनंद लें और सुरक्षित तरीके से लें। ठीक है, आप इसका थोड़ा जवाब ले लूं सर। आपने कहा कि जो भी बातें हैं उसके पीछे एक तर्क होना चाहिए, और अगर वो तर्क की कसौटी पर सही उतरता है फिर उसको अपनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हमारे साथ इंदु प्रकाश जी भी हैं। इंदु प्रकाश जी, आपने सुना होगा दोनों वैज्ञानिकों ने क्या कहा। अगर ज्योतिष शास्त्र भी एक साइंस है तो वो विज्ञान और जो हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं वो विज्ञान, दोनों मैच क्यों नहीं खाता? दोनों में अब फर्क क्यों है सोच के लिहाज से? हाँ, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क ये है कि एक 8 साल का बच्चा है और एक 60 साल का बुजुर्ग। अब सवाल ये है कि ये जो साइंटिस्ट लोग बनते हैं, और विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल साइंटिस्ट्स, अब इट इज वेरी गुड टू बी ए साइंटिस्ट, लेकिन ये जो डिग्री हासिल करने के लिए जो पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई में जो कुछ भी लिटरेचर लिखा हुआ है उसकी टोटल हिस्ट्री 150 ईयर्स की है। और अभी जैसे कपूर साहब ने जब बोलना शुरू किया तो हमें लगा कि ये पढ़े लिखे किस्म के साइंटिस्ट, तो इन्होंने शुरू में कहा कि 499 ईस्वी में, तो हमारी जो हिस्ट्री है वो हजारों साल पुरानी है। हमारी जो एंशंट इंडियन विजडम है बहुत पुराना है। कई बार हमारा बेटा भी हमसे कह देता है, पापा आप समझते नहीं हैं, तो हम भी मुस्कुरा के सुन लेते हैं। ऐसे ही आज की मॉडर्न डे साइंस के लोग जब कहते हैं, अब इन्होंने कहा छत पे जाइए, बालकनी में जाइए, अरे जरा देख भी लो सूरज की तरफ, या कुछ नहीं होता तो देख भी लो सूरज की तरफ। अब चूंकि आज ऑप्थेल्मोलॉजी को यह पता चल गया है कि सूरज की तरफ देखोगे तो आंख जल जाएगी, इसलिए देखिए मत, अब ये कहना शुरू कर दिया। अब जब ये मॉडर्न डे साइंस और रिसर्च करेगी, माई क्वेस्ट इज दैट दे मस्ट गो अहेड फर्दर ऑन दीज लाइन्स टू डू रिसर्च। इन्हें रिसर्च करना चाहिए कि सनलाइट में निकलने से क्या फर्क पड़ता है, इनको पता चलेगा। अभी पहले इसके पहले जो रिंटू नाथ जी बोल रहे थे, तो उन्होंने छूटते कहा इसके अलावा कुछ नहीं होता है। देखो, एक साइंटिस्ट शुड स्पीक ए साइंटिफिक लैंग्वेज। ए साइंटिस्ट नेवर रिफ्यूजेस एनीथिंग, देयर इज ऑलवेज ए प्रोबेबिलिटी, इट मे बी ए क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सुशांत जी, इसको समझने के लिए हम अगर आप इजाजत दें तो हम इन पर्सन आपका एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है।
दीजिए। अभी प्रशांत जी, मैं 1 घंटे आ रहा हूं निमिष जी, एक मिनट आ रहा हूं, उनकी बात हो जाए। नहीं, आ रहा हूं, बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी। सुशांत जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है। आपने कहा कि अगर मेरी माता की राश में पैर बरसेगा और मैं अपनी माता के चरण दबाता हूं तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा। बड़ा अच्छा कहा आपने। और 10 मिनट बाद आपने कहा मैं तो बिल्कुल धार्मिक नहीं हूं। अरे आपसे भी बढ़ के धार्मिक कोई हो सकता है जो माँ के चरण दबाए। जेर कदम मादरे फिरदौस से बनी है। सुना है माँ के पैर के नीचे बहिष्ठ है। सारी दुनिया जिसके पैर के नीचे रहती है उन चरणों को दबा के आप कहते हो आप धार्मिक नहीं हो। तो ये जो हमारे नए साइंटिस्ट हैं, ये जो नए छौने हैं, जिनकी अभी अभी थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ लिया है, जो तड़पड़ाने लगे हैं थोड़ा पढ़ने के बाद, आप सुन लो इनकी सारी बात। सूनर और लेटर दे विल कम टू दिस, जो हमारी एंशिएंट। अच्छा, शैलेश जी भी हमारे साथ। शैलेश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले निमिष जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। निमिष जी, उनका ये कहना है कि आप लोगों का जो ज्ञान है वो बहुत छोटा है और ज्योतिष का ज्ञान ज्यादा बड़ा है। सर, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा ना, अच्छा, मैंने बात अपनी बीच में आधी रह गई थी। जो मैंने कहा कि सूर्य ग्रहण को आप देखें, मैं उसमें ये जोड़ दूं कि ये सब जानते हैं और हमारे सारे दर्शक आपके चैनल पर देख रहे हैं कि हम सुरक्षित तरीके से इसका अवलोकन करें। हम सूर्य को कभी भी देखेंगे तो हमारी आंख खराब हो जाएगी, आंख का रेटिना जो है वो खराब हो जाएगा, हमें दिखना बंद हो जाएगा। तो हम सूर्य को ना देखें, लेकिन सूर्य को देखें या सूर्य ग्रहण को देखें तो हम सुरक्षित तरीके से देखें। उसके लिए बाकायदा सोलर फिल्टर आते हैं या टेलीस्कोप से उसकी छायांकन किया जाता है। हमारे पास पिन होल कैमरा हमें बनाना आता है बच्चों को हमारे। तो आज हम उस तरीके से सुरक्षित तरीके से उसका अवलोकन करें, नंबर 1। और जो हमारे ज्योतिषीचार्य ने जो कहा कि हमारा ज्योतिष विद्या ज्यादा पुरानी है, तो मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब हम 499 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जो अपना ग्रंथ लिखा है, हमारे महान गणितज्ञ, महान वैज्ञानिक, उनको हम पढ़े ना। हम कितनी पुरानी आप बात करेंगे। और उससे भी पहले अगर आप देखेंगे जो हमारे वेदों में लिखी बातें हैं, उसमें भी ग्रहणों का जिक्र आए हैं और उसमें भी ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्याएं हुई हैं। अगर आप इस तर्क पे उतर आते हैं तो मेरा यही इतना गुजारिश है कि आप जो भी जिस राशि पर जो प्रभाव की बात करते हैं या जिस सभ्यता पर या जिस देश पर ग्रहण के प्रभाव की बात करते हैं, जो भी देश काल परिस्थितियां आपके पास हैं, उसको बाकायदा एक प्रयोगशाला में ले जाकर एक कोई रिसर्च की मेथोडोलॉजी लगाकर आप हमको बता दीजिए। क्योंकि आप देख लीजिए कि आप नहीं, निर्णय जी, मैं इसमें बस एक सवाल जोड़ रहा हूं। मैं अभी शैलेश जी के पास भी जाऊंगा, वैसे एक सवाल पूछ रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि जो हमारे ग्रह हैं सोलर सिस्टम में, हमें जैसे जैसे जिसके बारे में पता चलता गया, हमने बताया कि भाई प्लूटो भी है, नेपच्यून भी है, सारे ग्रह हैं। जब उनके बारे में नहीं पता था तो कोई हम ये तो नहीं कह सकते कि वो नहीं थे, वो वहीं थे, लेकिन हमें नहीं दिखे, हमें नहीं पता थे। आचार्य जी यही कह रहे हैं कि जो आपको नहीं पता वो नहीं है, ये मत कहिए। नहीं, हमको ये मैंने कब कहा? मैं तो हमेशा कहता हूं और आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा है कि विज्ञान जो है वो ज्योतिष की तरह कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है। विज्ञान की खिड़की हमेशा खुली रहती है। विज्ञान जो है बहती गंगा की तरह है और इसमें नया पानी हमेशा, नई हवा हमेशा आती रहती है। विज्ञान को जैसे जैसे जानकारी मिलती जाती है, विज्ञान उस पर कदम उठाता जाता है। क्योंकि विज्ञान को नहीं पता था कि ये कोरोना वायरस भी हो सकता है, तो अब सारी दुनिया उस पर रिसर्च कर रही है। तो विज्ञान जो है एक जो विषय है नई चीजों का ज्ञान। विज्ञान कोई ठहरा हुआ, कोई ठहरी हुई पुस्तक इतिहास की नहीं है। विज्ञान कोई ठहरी हुई ज्योतिषी की पुस्तक नहीं है। लेकिन शैलेश जी देखिए, अभी जो हम सुन रहे हैं निमिष जी को, नई शोध है और मोटे तौर पर ये जो कपूर जी आप जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस भाषा के लिए आपको बता दूं कि उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर आप उसको आज ठहरा हुआ कहने की हिमाकत कर रहे हो तो अवर एजुकेशनल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और हमें याद है जब इंडियन यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में ज्योतिष पढ़ाता था। 4 साल मैं लड़ता रहा कि बच्चे को संस्कृत में ये ज्योतिष मत पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ। चूंकि कोऑर्डिनेटर संस्कृत डिपार्टमेंट से था, उसने हिंदी अंग्रेजी में आने ही नहीं दिया। नतीजा, कोई रिसर्च नहीं होती ज्योतिष में, कोई रिसर्च नहीं होती। मेडिकल साइंस में होती है, सारी साइंसेज में। सर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। शैलेश जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, एक ब्रेक के बाद शैलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये चर्चा बहुत दिलचस्प होती जा रही है कि क्या वाकई अब आचार्य जी कह रहे हैं कि 8 साल का बच्चा है विज्ञान और 60 साल का बुजुर्ग है ज्योतिष शास्त्र। निर्णय जी कह रहे हैं कि वो एक ठहरा हुआ पानी है ज्योतिष शास्त्र, और जो विज्ञान है वो खुली खिड़कियों वाला घर है। अब किस तरफ दर्शक जाए और क्यों जाए, इस पर हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।